खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। 10 जून सन 2025 हफ्ते का दूसरा दिन है और ईद की 3 दिन की छुट्टियों के बाद एक बार फिर आपके सामने हम हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जी के लेकर। इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। हर पल आपको खबर बताएंगे, खबर तह तक बताएंगे। खबर न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से मुंसलिक आपको बताएंगे बल्कि आलमी सतह पर और मुल्क की सतह पर क्या कुछ चल रहा है उस ज़िमन में भी खबरों से आपको बाखबर करने की कोशिश करेंगे कि आखिरी 10 मिनट आपके साथ हम बिताएं ताकि आप अपनी बात, अपनी आवाज़ हुकूमती इदारों तक पहुंचाएं और फिर ये सिलसिला इख्ताम होगा लगभग 10 बजे के आसपास। और फिर खबर, तजिया, तबसरा न सिर्फ गुलिस्तान न्यूज़ पर यहाँ पर आप देखते रहेंगे बल्कि आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन करेंगे फटाफट से, जहाँ पर आप खबरों का न थमने वाला सिलसिला लगातार देखते हैं और उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते हैं। वहाँ पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इनबॉक्स में अपने हालात वाक़ात या आसपास के हालात वाक़ात से ज़रूर हमें आगाही दिलाए, इस उम्मीद के साथ कि तनकीद बराए तामीर के हम कायल हैं वो तनकीद ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे प्रोग्राम मज़ीद बेहतर, मुस्तहकम और आपकी आराओं के मुताबिक हो सके। तो फिलहाल प्रोग्राम का तय फॉर्मेट, सबसे पहले ज़रा हिस्ट्री ऑफ द डे यानी हिस्ट्री की किताब को खंगालते हैं। माजी में आज के दिन बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, उनमें चंद बातें आपके सामने रखेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद जो मुझ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल आप सबका, बहुत बहुत स्वागत, उम्मीद और दुआ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज जून की 10वीं तारीख साल 2025 ग्रेगोरियन या अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन को तारीख के आईने में ज़रा समझेंगे। चंद ऐसे वाक़यात हैं, चंद मालूमात हैं हिंदुस्तान और आलमी तारीख में जो सर फहरिस्त रहते हैं। एक तवील फहरिस्त से चुनकर अहम तरीन वाक़यात की तरफ हम जाते हैं जो सबक आमोज़ भी होते हैं और कुछ ऐसे वाक़यात जो अफसोसनाक भी हैं। तो आज जहाँ पर 10 तारीख के हवाले से कई वाक़यात हुए हैं माजी में, कुछ बड़े इंसिडेंट्स, उन पर ज़रा चलेंगे। 1967 में आज ही का दिन था जब इसराइल और सीरिया या शाम जिन्होंने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की, दोनों रजामंद हुए। फैसला आज के दिन हुआ जून की 10 तारीख को। 1986 में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से हराकर पहली बार लॉर्ड्स के अंदर टेस्ट मैच अपने नाम किया। क्रिकेट की तारीख में टीम इंडिया के लिए, बीसीसीआई के लिए, भारत के लिए बड़ा दिन आज का रहा। 2002 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जिसको K2 कहा जाता था, इसका नाम बदल दिया, शाह गौरी रखा। और उसके बाद पाकिस्तान की मुख्तलिफ किताबों के ज़रिए, तसानीफ के ज़रिए भी इस चीज़ को सुर्खियों में लाया गया जिसकी तनकीद भी बहुत सारे लोगों ने की। साल 1940 दिन आज का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली ने फ्रांस और बरतानिया के खिलाफ जंग का ऐलान आज के दिन किया। आज ही के दिन कनाडा ने इटली के खिलाफ भी जंग शुरू करने का ऐलान किया 1940 में। और 31 में 1931 में नॉर्वे ने मशरकी ग्रीनलैंड पर कब्जा 10 जून को ही किया था। दिन आज का था, साल था 1934। सोवियत यूनियन या यूएसएसआर और रोमानिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल हुए। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत से रास्ते निकालने का प्रयास होगा, ये बात आज के दिन तय पाई। इसके 6 बरस बाद 1940 के अंदर नॉर्वे ने आज ही के दिन नाजी के सामने खुद सुपुर्दगी की, हथियार छोड़े और सरेंडर आज के दिन किया गया। 1967 में सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने इजराइल से ताल्लुकात आज के दिन कायम किए। 10 जून 1946 में शहनशाहियत खत्म होने के बाद इटली जमहूरी मुल्क बना और आज़ाद मुल्क भी करार दिया गया। 1966 में महाराष्ट्र के नासिक में जंगी मिग तैयारों की तैयारी आज के दिन शुरू हुई, 1966 दिन आज का। और 2023 में मैनचेस्टर सिटी में आज के दिन इंटर मिलान को शिकस्त देकर आज ही के दिन फीफा चैंपियंस लीग फुटबॉल का जो फाइनल था वो अपने नाम कर लिया। और इस तरीके से यूएफए, ये जो लीग हुआ करती है दुनिया के सबसे बड़ी और महंगी तरीन फुटबॉल लीग्स में से एक है, उस यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल का फाइनल अपने नाम मैनचेस्टर सिटी ने 2023 में किया। तो आज 2 बरस मुकम्मल हो गए। हिस्ट्री ऑफ द डे में यह अहम तरीन वाक़यात जो आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखें, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सीधा खबरों पर चलेंगे। दीगर मौज़ूआत, बैनुल-अक़वामी या कौमी सतह की खबरों पर जाने से पहले ज़रा आज मौसम की बात करेंगे। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर शदीद गर्मी, खुश्क मौसम परेशानी का सबब बना है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी दर्जा हरारत या टेम्परेचर की जहाँ तक बात है तो नए रिकॉर्ड्स हर गुजरते लम्हे के साथ कायम हो रहे हैं। शुरुआत ज़रा इसी खबर के साथ इशफाक।
बिल्कुल, ज़रा मौसम के मिजाज से आपको अपडेट करें, जहां पर ख़बर ये थी कि ईद के 2 दिन मौसम बेहतर रहेगा और उसी तरीके की अक्कासी श्रीनगर के अंदर और सूबा कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर देखने को मिली है। लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर समेत नई दिल्ली तक, यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर तक मौसम का मिजाज बदला हुआ नज़र आ रहा है। शुमाली भारत में गर्मी का शदीद कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और सोबा जम्मू में इस वक्त दर्जे हरारत 45 डिग्री से ऊपर चला गया है। 46.6 दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जो गर्म तरीन सुबह आपको देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से नई दिल्ली के अंदर जो आज महकमे मौसमियात की पेशन गोई है, उसके मुताबिक 45 डिग्री से ऊपर पारा आज नई दिल्ली के आसपास, यानी नई दिल्ली और एनसीआर, नोएडा तक आपको देखने को मिल सकता है। श्रीनगर के अंदर बमुकाबले जम्मू दर्जा हरारत थोड़ा सा बेहतर है। गर्मी की शिद्दत जरूर आपको नजर आएगी, लेकिन दर्जा हरारत 33 से 34 डिग्री के आसपास ही आपको दिखेगा और आइंदा 3 दिन तक मजीद गर्मी की लहर दिल्ली, पंजाब, जम्मू और सूबा कश्मीर के चंद इलाकों के अंदर आपको नजर आएगी। और इस ज़िमन में जो आज सुबह नई दिल्ली में दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, 70 जंग के मकाम पर जो मरकज़ है उसकी तरफ से इत्तला दी गई है, पारा सुबह 7 से 7:30 बजे के दरमियान 43.4 डिग्री तक चला गया था, डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पालम एयरपोर्ट के आसपास 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लोधी रोड पर 42.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से दीगर मकामात पर, आर्या नगर और दीगर मकामात पर दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। मरकजी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक फिलहाल मजीद आज, कल और परसों 3 दिन तक शदीद गर्मी की लहर आपको देखनी पड़ेगी और सूबा जम्मू भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होता हुआ नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर गर्मी से निपटने के लिए नहरों में नौजवान जो है वो खुद को ठंडा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, नहा रहे हैं। कल आपको याद होगा एडवाइजरी भी मुतअद्दिद मकामात पर जारी कर दी गई जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, जनाब नहरों के अंदर ना जाएं, क्योंकि कई मामला सामने आए हैं, डूबने के मामला सामने आए हैं। लेकिन इस बीच जम्मू सूबे के अंदर इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 42 डिग्री को पार कर चुका है और रोज़मर्रा टेम्परेचर से वो 4.7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। बटोट जो जम्मू का एक और अहम तरीन इलाका है, 33.6 डिग्री, यहाँ पर रूटीन से 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड नॉर्मल से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है जी टेम्परेचर। कटरा के अंदर 40.2 डिग्री, बानिहाल 32.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, भद्रवा के अंदर 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इस तरीके से लद्दाख की जब हम बात करें, जो यूनियन टेरिटरी है बमुकाबले जम्मू कश्मीर, लद्दाख का मौसम आपको मुतदिल नजर आएगा, क्योंकि दर्जा हरारत लद्दाख के अंदर 26.9 डिग्री करगिल के अंदर और 27.9 डिग्री लेह के अंदर आपको नजर आएगा, जो आपको बतदरीज नॉर्थ बेल्ट, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली तक आएंगे तो आपको पारा 45 से ऊपर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, 44-45 के आसपास। लेकिन जब आप यूनियन टेरिटरी लद्दाख जा रहे हैं तो दर्जा हरारत में नुमाया कमी आपको नजर आएगी और मुतदिल हवाएं वहां पर आपका इंतजार भी कर रही है। कोकरनाग, कुपवारा, पहलगाम, गुलमर्ग में भी रात का दर्जा हरारत भी बढ़ा है और आज दिन में भी दर्जा हरारत में मजीद इजाफा हो सकता है। तो कुल मिलाकर मजीद 3 दिन। अब मुअल्ली जी, डॉक्टर साहिबान क्या कुछ कह रहे हैं, हीट वेव से बचिएगा, हीट स्ट्रोक से बचिएगा, यानी सुबह 12 बजे के बाद 4 बजे तक, 3 से 4 बजे तक अगर जम्मू के अंदर आप रोड पर काम करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते हैं, तो आपने हीट वेव से बहुत ज़्यादा बचना है। नौजवान जो बाहर ड्राइव करते हैं उनके लिए ज़्यादा पानी पीने की सलाह दे दी गई है। बुज़ुर्गों के घरों के अंदर ही रुकने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और दफ्तरों के अंदर भी इसी तरीके का एयर कंडीशन कूलर्स लगाने की अरेंजमेंट जो है वो पहले ही किए गए हैं। लेकिन दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है और शुमाली भारत के अंदर इस वक्त शदीद गर्मी की लहर, जिसमें जम्मू भी आपका शामिल है, बहुत ज़्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 2 बच्चों की मौत भी हुई, 14 साल का एक लड़का, 17 साल का एक लड़का, तो इसीलिए एडवाइजरीज भी जारी की गई हैं, दीगर कुछ चीज़ें भी
पिछले 24 घंटों के दौरान देखी गई है। और इधर श्रीनगर के अंदर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 33.3 तक, जो पहले से प्रिडिक्ट था कि 35 से 36 को टच कर सकता है जून के मिड में, वो हुआ है। जम्मू के अंदर तमाम पिछले रिकॉर्ड्स टूटे हैं, ये 46.6 अब 47 के आसपास जा सकता है, इसकी तस्दीक महकमा मौसमियात कर रहा है। जिस तरीके से इशफाक ने बताया कि जुमे की शाम तक अप टू फ्राइडे और सैटरडे मॉर्निंग किसी भी तरीके से राहत मिलने वाली है। बिल्कुल भी इस तरह का कोई ख्याल ना रखें, सिर्फ और सिर्फ अगर करना है तो वो एहतियात। अब गर्मी के बाद बात अब जरा करते हैं जम्मू कश्मीर की एक और सियासी माहौल की, क्योंकि एक और महाज पर माहौल काफी गर्म है। वो है जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी का मामला। साल 2024 था, अक्टूबर का महीना था। आप सबको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक तवील मुद्दत के बाद, इंतखाबात के बाद अवामी मुंतखबा हुकूमत बनी। हुकूमत की तरजीहात जो थी उसमें एक नुक्ता ये भी था कि जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी इम्तियाजी सलूक जैसे कर रही हो, इस तरह की पॉलिसी है, लिहाजा इसमें बैलेंस किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला सरकार ने अगर वो इक्तदार में आते हैं तो वो क्या क्या करेंगे, प्रायोरिटीज क्या है, इसके लिए वादा भी उस वक्त कर दिया। उसके बाद जैसे ही हुकूमत बनी, सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर दिसंबर 2024 में एक बड़ा फैसला लिया और रिजर्वेशन पॉलिसी को बैलेंस कैसे किया जाए, ओपन मेरिट वालों के साथ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, इसके लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। और बिलाखिर उस कमेटी का अपना टेन्योर या काम कितना हुआ वो दूसरी बात, लेकिन टेन्योर मुकम्मल हो गया है। कमेटी को 6 माह की जो आखिरी तारीख थी वो आज 10 जून को 6 महीने बनते थे, और 6 महीने के अंदर रिजर्वेशन कैसे अब आगे जाकर किसको कितनी दी जाएगी, कैसे चीज़ें बैलेंस होंगी, ये डिसाइड करना था। वक्त तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सरकारी तौर पर या ऑफिशियल कोई वर्जन अभी तक इशफाक सामने नहीं। बड़ी खबर यह है कि आपको याद होगा कि श्रीनगर के अंदर नौजवान सड़क पर आए थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी उसकी हिमायत की थी, और जब ये हिमायत का ऐलान किया गया था तो पैदल मार्च भी हुआ था वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइश गाह तक, जिसकी सरबराही उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रुल्ला मेहदी ने की थी। उसके बाद उमर अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर नौजवानों ने मुलाकात की, जिसमें उन्हें एश्योर किया गया कि आला सतही कमेटी, काबीना सब कमेटी बनाई जाएगी, और वो सब कमेटी आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर एक रिपोर्ट बनाएगी, जिसे मरकज को बाद में पेश किया जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखा जाएगा, और एक प्रोसेस बनेगा कि किस तरीके से इसका एड्रेस किया जाए। उस बीच असेंबली का इजलास हुआ, और असेंबली के इजलास के अंदर 8 से 9 मेंबरान असेंबली ने इस मामले पर सवाल भी पूछे, और बाज़ाब्ता तौर पर साउथ कश्मीर के डॉक्टर वीरी ने मसवदा कानून भी तहरीर करके ऐवान के सामने रखने की कोशिश की। हंगामे के बीच वो तमाम मामला उठे नहीं। इस बीच तमाम नजरें उस काबीना सब कमेटी पर थी, जो कमेटी रियासत की वजीर आला उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर बनाई गई थी, और जिसकी सरबराही सकीना अत्तू, जो मरकजी रियासती वजीर है, बराए सोशल वेलफेयर भी है और हेल्थ मेडिकल एजुकेशन भी देखती है, उन्हें यह काम सौंपा गया था, और उनकी सरबराही में इस कमेटी को बनाया गया था। और उनके साथ वजीर जल शक्ति, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, ट्राइबल अफेयर जावेद अहमद राना को भी लगाया गया था इस कमेटी के रुकन के तौर पर। वजीर फूड, सिविल सर्विसेज एंड कंज्यूमर अफेयर्स सतीश शर्मा साहब, जो जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त कैबिनेट के अंदर, उन्हें भी रखा गया था। और इस तरीके से ये 3 रुकनी कमेटी जो बनाई गई थी, इन्हें यह काम सौंपा गया था कि जो एतराज़ात नौजवानों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, सियासी जमातें जो बातें कर रही हैं, इसका बीच का रास्ता लेकर चला जाए, ताकि शब खून भी किसी का ना हो और सूरत हाल बेहतर भी रहे। रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के अहकामात पर अगरचे कमेटी बनाई गई, लेकिन उस कमेटी का आज आखिरी दिन था। कमेटी ने कई इजलास हुए, कई लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, कमेटी के सामने कई लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन भी रखी है। तो क्या कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, इस बारे में आज सुबह तक भी सरकारी तौर पर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। गुलिस्तान न्यूज़ ने अगरचे मज़कूरा वज़रा के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश भी की, लेकिन किसी न किसी तरीके से इस सवाल से थोड़ी सी दूरी भी इख्तियार कर दी गई है। फिलहाल याद रखिएगा, काबीना का इजलास हुआ था नवंबर 22 को। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उसके बाद मीडिया से श्रीनगर के अंदर खिताब किया था, जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि जनरल कैटेगरी और रिजर्वेशन के मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर एजेंडा है, और उस एजेंडे को अवामी आरा के मुताबिक लिया जा रहा है, इसीलिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है। याद रखिएगा, इस कमेटी के रिपोर्ट पर आगा सईद रुल्ला मेहदी ने बयान दिया था चंद दिन पहले, कहा था कि देखिए जनाब, शब खून की बात हो रही है
और नौजवानों के मुस्तकबिल के को तारीख बनाने की बात हो रही है। अगर इस पर हुकूमत संजीदा नहीं है तो गैज़ व गज़ब के सामना कर सकती है वो। और जब ये बात नौजवानों की तरफ से कही गई, जब ये बात मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कही गई, तो आज दिन में क्या रिपोर्ट सामने आएगी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि शाम 4 बजे तक का वक्त अभी काबीना कमेटी के पास है कि 4 बजे तक क्या वो अपना रिपोर्ट सबमिट करती है या इस कैबिनेट कमेटी को एक्सटेंशन मिलेगा मजीद 2 महीने, मजीद 3 महीने, ताकि मजीद इस पर प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सबकी नजरें आज सेक्रेटरीट पर रहेंगी, आज वजीर सकीना अतू पर रहेंगी, जावेद राना पर रहेंगी, सतीश शर्मा पर रहेंगी कि वो नेक्स्ट मूव क्या करेंगे। और उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मामला रिजर्वेशन का इस वक्त सामने है, क्योंकि नौजवान सफारा हो रहे हैं और अगर उन्हें इस बात का इशारा हुआ कि उनके मुतालबात को नजरअंदाज किया जा रहा है और सियासी तौर पर इसको खेला जा रहा है, तो शायद हालात कुछ और भी श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर हो सकते हैं, जिसमें एहतजाजों का न थमने वाला सिलसिला भी हो सकता है। एक तरफ से ये कि आज शाम 4 बजे तक सबकी नजरें इस काबीना कमेटी पर रहेंगी, क्या रिपोर्ट होगी या एक्सटेंशन होगा, और उसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आती रहेंगी। लेकिन इस बीच रिजर्वेशन के मामले पर कल रात से एक और हंगामा भी हुआ है, और यह हंगामा तब हुआ जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कुछ तकर्रुरियां करने के हवाले से और जो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, और रिजर्वेशन के मामले पर अब मजीद गर्माहट श्रीनगर और जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से मजीद नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और उन नोटिफिकेशंस के अंदर 30% सीटें जो हैं वो ओपन मेरिट के लिए, 45% सीटें जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए लगा दी गई हैं। और जो ही ये नोटिफिकेशन सामने आई उसके फौरन बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने अपने राब्ता साइट एक्स पर तहरीर करते हुए कहा कि ये एक और मजाक है और किस तरीके से नौजवानों के मुस्तकबिल को तारीख बनाया जा रहा है। और काबीना कमेटी के नाम पर जो लॉलीपॉप सामने रखा गया है उसमें मजीद नुकसान जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हो रहा है, उन नौजवानों को जो ओपन मेरिट कैटेगरी के हैं, जिनकी कोई रिजर्वेशन नहीं है और रिजर्वेशन ने उनका हक मारा है। सज्जाद गनी लोन के ट्वीट के बाद आज सुबह से इस पूरे मामले पर गर्माहट नजर आ रही है। कुल मिलाकर ओपन मेरिट वालों के लिए, जो ओपन मेरिट में आते हैं 30 पोस्ट, ये अब जो 75 पोस्ट हैं कल नायब तहसीलदार के आएंगे, आगे चलकर उस पर भी बताएंगे। लेकिन ये जो मामला आपको बता रहे हैं कि ओपन मेरिट वाले सवाल क्यों उठा रहे हैं, उनके लिए 45 के बजाय 30 पोस्ट, जो एससी वाले हैं उनके लिए 6 पोस्ट हैं, एसटी 1 वाले जिनके लिए 8, एसटी 2 के लिए 2 पोस्ट और 6 ओबीसी के लिए, 3 एएलसी आईबी के आसपास जो रहते हैं सरहदी इलाकों में, 7 आरबीए के लिए और 7 ईडब्ल्यूएस जो काफ़ी इक्तिसादी तौर पर कमज़ोर हैं उन लोगों के लिए। और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो भी मुसलसल आपके सामने आता रहा। लेकिन ओवरऑल जब भर्तियों के नए सिलसिले का आगाज़ हुआ है, जिसमें 75 पोस्टें नायब तहसीलदार की, अब जरा उस पर भी अगली खबर पर भी चलेंगे और उसमें भी एक हंगामा खड़ा हुआ है। अच्छा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले एक तो ये रिजर्वेशन वाला रोज सामने आया, अब इसके बाद एक और मामला है जो बड़ा दिलचस्प है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि रिजर्वेशन अपनी जगह, काबीना सब कमेटी का मामला अपनी जगह, लेकिन कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन के बाद जम्मू सूबे से, यानी जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से जो नौजवान इस इम्तिहान में जाना चाहते हैं उन्होंने सवाल उठाया। जी आसिफ। बिल्कुल ताज़ा भर्ती के इश्तिहार या जो कंसर्न एजेंसी की तरफ से, जो भर्ती एजेंसी है एसएसबी, उसकी तरफ से बाकायदा इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर अगले कुछ दिनों के दौरान जुलाई 16 से पहले रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस देखेंगे। लेकिन सवाल क्यों उठा है, भर्ती के इश्तिहार के बीच नायब तहसीलदार जो अब आगे चलकर बनेंगे, इस ओहदे के लिए उर्दू एक बार फिर से लाजमी करार दी गई है। क्वालिफाइंग राउंड जो आपका होता है, जिसमें क्वालिफाई आप करेंगे, उसमें उर्दू आपके लिए कंपलसरी करार दी गई है। जैसे ही इश्तिहार जारी हुआ एसएसबी की तरफ से, तो जम्मू सूबे के अंदर आवाज़ें उठना शुरू हुई कि ये उन लोगों को जो हिंदी नोन है या उर्दू नहीं जानते, और जम्मू के अंदर पर्टिकुलरली उन लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश, या उनकी जानिब से जो संगीन इल्ज़ामात लगे हैं कि उन्हें हुकूमत की जानिब से, अथॉरिटीज़ की जानिब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर वो जॉब ना कर सकें, नायब तहसीलदार ना बने, इसकी एक कोशिश है, एक साजिश भी तलबा के खिलाफ है जो जम्मू के अंदर लगे। क्योंकि जो सिलेबस है
उसमें 2 पेपर्स होंगे, एक मल्टीपल चॉइस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश में, और दूसरे बाकी जो क्वेश्चंस होंगे क्वालिफाइंग पेपर की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, जिसमें उर्दू का भी लाजमी करार दिया गया है। उर्दू में जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको ओपन मेरिट वालों को कम से कम 40% नंबरात लाने हैं। कैंडिडेट्स जो बाकी कैटेगरीज से आते हैं उनको कम से कम 35 नंबर लाने हैं, और 33% जिसमें रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, कम से कम इतने नंबर्स होने चाहिए। रीडिंग सेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिन सवालात के जवाब देने हैं, उनको राइटिंग सेक्शन में भी इसी तरीके से कम 100 अल्फाज पर मबनी या 100 वर्ड्स से ज़्यादा या 100 वर्ड्स के आसपास जो उनको टॉपिक दिया जाएगा उस पर राइटिंग सेक्शन में भी काम करना है। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि शुरुआती 2 जो कंपोनेंट्स हैं सिलेबस के मुताबिक, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, एक इंग्लिश में आएगा और एक क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाइंग पेपर में आपको उर्दू भी लाजमी है, जिसमें ओपन मेरिट वालों को तकरीबन 40% इंग्लिश और उर्दू दोनों ओवरऑल लाने हैं। वो तो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जिन लोगों को उर्दू आती ही नहीं उनकी तरफ से सवाल पूछे जा रहे कि हमारा क्या, या तो हिंदी भी यहाँ पर शायद कंपलसरी होती तो ठीक है, लेकिन इसमें इशफाक थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस सिलसिले में रेवेन्यू रिकॉर्ड को तकरीबन हर जुबान में पढ़ा जाए, लिखा जाए, समझा जाए, देवनागरी के अंदर, हिंदी के अंदर, डोगरी के अंदर भी करने का एक फैसला लिया था। लेकिन जो माजी में हम सबसे ज़्यादा उर्दू के अंदर रिकॉर्ड्स देखते थे, उनको नई ज़बान में या फिर इंग्लिश और हिंदी में भी बाद में ट्रांसलेट करके रखने की बात कही गई थी। बुनियादी मसला ये था कि हिंदी नॉन भी एक बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की होती है जो एग्जाम्स में बैठते हैं, नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उर्दू के बहुत मुश्किल अल्फाज जो किसी को समझ ही नहीं आते। एक उस वक्त सवाल उठा था। अब जब ये पेपर सामने आए हैं, जब पेपर्स देने हैं, 16 जुलाई से पहले 75 ये पोस्टें फिल की जाएंगी, जिसमें ओपन मेरिट वालों के लिए 30 पोस्टें रखी गई है। जो मैंने शुरुआत में कहा, यहाँ मुश्किलात राइटिंग वाले मामले पर होंगी, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड में इंग्लिश आप कंप्लीट कर लेंगे, एक बात तो है ही, लेकिन जब उर्दू की बारी आएगी, जिनको नहीं आएगी उनके थोड़ी सी मुश्किलात हैं। और इस सिलसिले में मई 12 को रिटन टेस्ट जो था वो ऑलरेडी हुआ है नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए। यहाँ से आगे क्वालिफाइंग राउंड के लिए थोड़ी और मुश्किलात बढ़ेंगी, खास तौर से जिन्हें उर्दू नहीं आती। यही वजह है कि जम्मू सूबे से इल्जामात काफ़ी संगीन लगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुदाखलत की अपील की गई है इस पूरे मामले पर कि जनाब उनका देखा जाए कि किस तरीके से ये मामला जो है वो चल रहा है। तो ये जनाब रिजर्वेशन और रिजर्वेशन के आसपास जो मामला चल रहे हैं, लेकिन आज पूरे दिन इस पूरे मामले पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी और काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियाँ जो है वो देखने को मिल सकती है। वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरकार एक मंसूबा बना रही है। ये मंसूबा क्या है और क्या ये पाई तकमील तक पहुंच सकता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब एक और पड़ाव है, और वो पड़ाव एक गेम चेंजर के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जा रहा है। ये गेम चेंजर वाला पड़ाव क्या है और क्या इस पर वाकई तौर पर कोई काम, कोई मस्बत पहल जम्मू कश्मीर के ज़ाब्ते से देखी जाएगी, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और वजारत दाखिला ने एक बड़ा फैसला लिया है रात देर गए। ये फैसला है क्या और सरहदों पर इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है क्या, बताएंगे आपको तफसील के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल। प्रोग्राम आप सलाम जी के देख रहे हैं। सरहदी इलाकों का भी रुख करेंगे, थोड़ी देर में उस तरफ चलते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार पॉलिसियों की, इकदामात की और हिकमत अमली की बात हो रही है तो एक और बड़ा मंसूबा जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसके मुताबिक आइंदा कुछ दिनों में काम शुरू हो जाएगा। और इतलात इस वक्त ये हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नई हाइड्रो पावर पॉलिसी है सरकार की, वो बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है और पॉलिसी को जुलाई के एंड तक मंजूरी भी सरकार की जानिब से मिलने का इम्कान है। सरकार की तवज्जो जो है, फोकस जो है इस वक्त वो ये कि निजी शोबे के अंदर सरमायाकारी हो और लोगों को या जो सरमायाकार हैं उनको रागिब किया जा सके। इसके लिए एक तो इकदामात, दूसरा मुतअद्दिद मंसूबों के तरक्याती इम्कानात या जो मंसूबे हैं वो काम कैसे कर सकते हैं, फ़ायदा उनसे कैसे हासिल हो सकता है, उस हवाले से भी जायज़ा लेकर मुस्तकबिल की हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। और जम्मू कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर इतलात के मुताबिक इस सिलसिले में जब पॉलिसी बन रही है या ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है तो आइंदा दिनों में आप देखेंगे अहम पेशरफ्त का यूनियन टेरिटरी के अंदर इम्कान है। और जम्मू कश्मीर सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी है कि कम से कम प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट करे और मुख्तलिफ जगहों पर बड़े मंसूबे जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर खित्ते के लिए काम कर रहे हैं, इस सिलसिले में सरकार ने, आप सबको याद होगा कि कमेटी तश्कील दी थी साल 2024 में अगस्त की 27 तारीख को, ताकि ये पता चल सके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जो माइक्रो, मिनी और स्मॉल जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उन मंसूबों के मुस्तकबिल में उनसे काम कैसे लिया जा सकता है, इसकी निगरानी भी हो, जायज़ा भी लिया जा सके। और उस कमेटी की रिपोर्ट गालिबन सामने आई है, जिसकी बुनियाद पर सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है और यूनियन टेरिटरी के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर नई पॉलिसी के मुताबिक आइंदा दिनों आप देखेंगे मजीद पेशरफ्त का इम्कान है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करेंगे क्योंकि बड़ा मामला है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का। अब ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमारे लिए लाइफलाइन के तौर पर है, क्योंकि अक्सर बिजलियां यहीं से पैदा होती है और बाद में जो मंसूबे जात अभी माजी में जो बने हैं उनका हमें कितना फ़ायदा कितना नहीं है, डैट इज़ सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन अगर ये छोटे, स्मॉल और माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं जिसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है, तकरीबन 19,000 मेगावाट का पोटेंशियल हमारे पास है, अगर इसको प्रॉपरली चैनलाइज किया गया तो आने वाले दिनों में बिजली बहरान यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल सकता है। इमरान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, अपडेट करिए। खबर ये है कि रियासती हुकूमत जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, माजी में मुझे याद है जब उमर अब्दुल्ला रियासत के वजीर आला थे तब एक मंसूबा बनाने की कोशिश की गई थी, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर काम किया जाए और मिनी, माइक्रो, स्मॉल प्रोजेक्ट्स को बनाकर दूर दराज इलाकों के अंदर 3 मेगावाट 2 मेगावाट वाले बिजली पावर प्रोजेक्ट बनाकर इलाकों को रोशन किया जाए। तो अब की बार क्या उस ख्वाब को जो माजी में देखा गया था आज पूरा करने का वक्त आया, क्योंकि आला सतही कमेटी बनाई गई थी, क्या उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? देखिए, पहली बात यह है कि एक ये बहुत बड़ा संगीन मसला है काफी टाइम से जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए, वो यहाँ की हाइड्रो पावर जनरेशन का है। चूंकि जो सरकारी डेटा हमें बता रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो 20,000 मेगावाट है, और अगर हम देखेंगे इस वक्त जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो सिर्फ 2000 मेगावाट है या ज्यादा से ज्यादा 2500 मेगावाट है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैं खुद भी नॉलेज है कि तकरीबन 12 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे अभी सरकार काम कर रही है, और कुछ प्रोजेक्ट्स, तकरीबन 4 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी टोटल जो कैपेसिटी है वो 3000 मेगावाट है। वो 2027-28 तक गवर्नमेंट ने उसका टाइमलाइन दी है कि वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, और तकरीबन 7 से 10 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सरकार ने कहा है कि वो तकरीबन 2040 तक मुकम्मल होंगे, और उनकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 5,500 मेगावाट है। चूंकि ये जो हाइड्रो पावर पॉलिसी है, इस सिलसिले में एक तो आपको याद होगा कि मार्च 2025 में जब पहला बजट सेशन उमर अब्दुल्ला सरकार ने शुरू किया था तो एक 5 से 6 मिनट की स्पीच उमर अब्दुल्ला की सिर्फ पावर पे हुई थी, जब उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की में 20,000 मेगावाट जो है जो हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, ये जो कैपेसिटी है हमारे पास है, लेकिन ये 20,000 को प्रोड्यूस करना, इसको कैसे हासिल हम कर सकते हैं, इसके लिए एक पॉलिसी की जरूरत है। ऑल्दो कि 2024 में ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये जो हाइड्रो पावर जो पॉलिसी है ये तरतीब दी थी, इसके लिए एक कमेटी तरतीब दी थी, और उस कमेटी में तकरीबन 10 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ये टास्क दिया गया था कि वो एक ड्राफ्ट तैयार करें, और जो हमारे पास इतलात है कि उस कमेटी ने अपना ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया है। जैसे आपने भी आगाज में कहा कि उसमें माइक्रो, मिनी
और स्मॉल जो प्रोजेक्ट्स है वो उनको तैयार करने, जिसमें 10 मेगावाट, जिसमें 50 मेगावाट और जिसमें 10 से 25 मेगावाट, जिसके लिए एक तो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो तकरीबन 100 मेगावाट तक जो है, तो क्या 50 हम से ये 100 माने कि मेगावाट जो इतलात और खबर ये है कि जो कंप्रहेंसिव प्लान प्रोजेक्ट तरतीब दिया गया है, रियासती इंतजामिया गवर्नर रियासती हुकूमत को सौंप दिया गया है, इस माह के आखिर तक काबीना इजलास में उसको मंजूरी मिलेगी और उसके बाद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजा जाएगा? यकीनी तौर पर चूंकि जितने जो हमारे पास इतलात है, कमेटी ने अपना जो ड्राफ्ट है वो मुकम्मल किया है और जुलाई के आखिर तक ये जो कमेटी है अपना जो फाइनल रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को सौंपेगी। चूंकि पावर डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है वो खुद उमर अब्दुल्ला, उनके पास पोर्टफोलियो है और उन्हीं को ये जो है काबीना को ही अब लास्ट पे मंजूरी देनी है थ्रू एलजी। तो उम्मीद है कि जुलाई के आखिर तक एक तो ये ड्राफ्ट गवर्नमेंट के सामने पहुंचेगा जो तैयार किया गया है और एज सुन एज पॉसिबल जो ये पॉलिसी है इसको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, सो दैट जो गवर्नमेंट ने एक मिशन रखा है, जो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ख्वाब है, ना सिर्फ गवर्नमेंट का बल्कि जम्मू कश्मीर हुकूमत का जो ख्वाब है कि 20,000 जो हाइड्रो पावर को प्रोड्यूस करना, ये जो पोटेंशियल हमारे पास है वो उसको कैसे हम बरोए कार लाए, वो इस पॉलिसी में बाज़ाब्ता तौर पर, मैं थोड़ा इस पॉलिसी को सुबह भी देख रहा था और इससे पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा है और सारी चीजें इसमें जिक्र की गई है, जैसे माइक्रो। और इसमें सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट ने ये कही है कि इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा जो है जम्मू कश्मीर सरकार को भी होगा, उस सरकार का फायदा यहाँ की आवाम को होगा और इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे और जब ये पॉलिसी जो है अप्रूव की जाएगी। लेकिन पॉलिसी ऐलान भी हुआ है, पॉलिसी में जो डिपार्टमेंट्स है उन्होंने ड्राफ्ट तैयार भी किया है, जैसे मैंने कहा जुलाई के आखिर तक जो है फाइनल जो है गवर्नमेंट तक पहुंचना है, उसके बाद गवर्नमेंट का ये काम है काबीना का कि वो इसको बहुत approve शुक्रिया करे। इमरान हमारे साथ लेकिन ज्वाइन करने के लिए। जुलाई एंडिंग तक एक्सपेक्ट किया जा रही है जो नई पॉलिसी आएगी। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो 25 मेगावाट तक रखे गए हैं, लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो 25 मेगावाट से 100 मेगावाट के दरमियान रखे गए हैं। और ये भी साफ कर दिया गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगी जी इन प्रोजेक्ट्स में, जो 10 मेगावाट के आसपास बिजली वाले प्रोजेक्ट्स होंगे। और फिर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ओवरसी करेगा प्रोजेक्ट्स को जो 25 मेगावाट के होंगे। और इसी तरीके जो स्मॉल और लार्ज प्रोजेक्ट्स जो स्टेक होल्डर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए हुकूमती इदारे जो हैं वो फास्ट ट्रैक बुनियादों पर क्लियरेंस दिया करेंगे ताकि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर इस सरमायाकारी में यहाँ पर आकर सरमायाकारी जो है वो कर सके। तो ये थी जनाब बात जो हमने पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपको बता दी। लेकिन जरा बात अमरनाथ यात्रा साल 2025 के हवाले से बता दें। काउंटडाउन शुरू हो गया है, लाखों लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन के अमल को मुकम्मल कर दिया है इतलात और खबरों के मुताबिक। लेकिन अब की बार अमरनाथ यात्रा एक अहम संगे मील है और ये लाखों लोग जो इस बार यात्रा के लिए आएंगे ये सयाहत के लिए एक नई रोशन दलील लेकर आएंगे, एक नई सुबह लेकर आ सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा पहलगाम 22 रन के मामले के बाद सयाहत सिफर हो गई है। लेकिन अगर अमरनाथ यात्रा सही तरीके से होती है और ये एम्बेसडर्स जो यहाँ पर पूरे मुल्क से आएंगे, वापस अपने शहर, अपने गांव, अपने इलाकों की ओर जाएंगे तो एक मैसेज ऑफ पीस लेकर जाएंगे, जिसके बाद सयाहत दोबारा भी रिवाइव हो सकती है। और यही वजह है कि तमाम तैयारी के अंदर सूबा कश्मीर के अंदर मुकम्मल की जा रही है। डिप्लॉयमेंट जो सीआरपीएफ की है, सेंट्रल फोर्सेस की है, वो लगना शुरू हो रही है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों की तैनाती हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 12 जून को बेस कैंप पर आला सती इजलास की सदारत भी करेंगे। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहते लेफ्टिनेंट गवर्नर तो है ही, लेकिन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सरबराह भी हैं, चेयरमैन भी है। इस तरह से 12 जून को एक आला सती इजलास से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो सरबराही करेंगे, रिव्यू करेंगे और अमरनाथ जी यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों को जो अरेंजमेंट चाहिए, चाहे वो बालतल बेस कैंप हो, नुनमन बेस कैंप हो, श्रीनगर शहर का बेस कैंप हो, जम्मू का बेस कैंप हो, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा हो, या अपने गेटवे से बराबर गुफा तक आने का मामला हो, इन तमाम मामलात पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड अपने मेंबरों के साथ बैठकर और तमाम इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों के साथ बैठकर तबादला ख्याल करेंगे 12 तारीख। इस बीच सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब नेटवर्क बनाया गया है। इतलात और खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब की बार
चेहरा देखकर, यानी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। पहले आपको याद होगा ये कार्ड दिया जाता था, उस कार्ड के जरिए से आप यात्रा करते थे। अब की बार आपका चेहरा स्कैन होगा और वो स्कैन ही पूरे यात्रा रूट के दौरान भी यूज किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से कोई OGW, कोई दूसरा आदमी इस पड़ाव के अंदर ना आए यात्री की शक्ल में और कोई गड़बड़ी ना करे। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को पहलगाम रूट पर अमरनाथ यात्रा वाले साइट पर लगाया जा रहा है और यह भी इतलात है कि ये जो रियल टाइम सिक्योरिटी रिव्यू और ये ब्लैक लिस्टिंग ऑफ पर्सन जो है वो करने की कोशिश जो है वो सर्विलेंस कैमराज और दीगर चीजें जो वो लगाई गई। एक तो ये बड़ी बात इस वक्त सामने आ रही है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि डिप्लॉयमेंट और अरेंजमेंट्स लगभग मुकम्मल हो चुके हैं और तमाम नजरें जो हैं वो इस वक्त अमरनाथ यात्रा पर और उस दिन पर है जिस दिन पहला पड़ाव जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होगा। हमारे ब्यूरो हेड सलीम वानी साहब इस खबर पर मजीद अपडेट के लिए। सलीम अपडेट करें जी। 12 जून को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ रहे हैं, रिव्यू हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, जो फेस को चेक करने वाली बात आई है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जिसे FRS कहा जाता है, ये है क्या, किस तरीके से काम करेगा और क्या डिटेल्स आपके पास? जी गौर, बिल्कुल। अगर इस अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे, जो लास्ट ईयर इन्होंने जो कार्ड रखा था, जो कार्ड की जो आइडेंटिफिकेशन, जो उसके बाद ही जो पूरे, चाहे अमरनाथ रूट बालटल की बात करें या पहलगाम की बात करें, जो कार्ड सिस्टम रखा था लास्ट ईयर, लेकिन इस बार जो चेहरा देख के, जो आपने भी जिक्र की बात, जो FRS है, जो मतलब सिस्टम बनाया गया है कि आपको चेहरा देख के ही आपको एंटर किया जाएगा। उससे कि ये हो जाएगा कि पूरे जो ट्रैक है दोनों साइड के, चाहे पहलगाम का हो या बालटाल का हो, जो ही बेस कैंप के अंदर कोई भी इंसान घुसेगा, उसका जो ट्रैकिंग सिस्टम होगा उसका मुंह देख के ही करेगा। और सबसे पहली बात यह है, जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी सारे सिक्योरिटी एजेंसीज है, चाहे आर्मी की बात करो या CRPF की बात करो, उनका जो अपना अपना नाका रहता है। हर कोई जदीद तरीन जो इक्विपमेंट्स होते हैं, लास्ट ईयर भी आर्मी ने एक वहां पे बड़ा एक टावर टाइप का वो लगाया था, इस बार भी कुछ अलग चीज को दिखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, कुछ चीजें जो आपको सिक्योरिटी के अंदर ही रखने पड़ते हैं। लेकिन इस बार जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये सिस्टम रखा है दोनों रूट पे, खासकर पहलगाम रूट पे जो 22 रन का हादसा हुआ था, उसके बाद इस बार जो वहां पे FRS का सिस्टम लगाया गया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी तस्दीक भी की है कि हर किसी इंसान को ट्रैकिंग के लिए उसका चेहरा ही देख के, एक तरफ से ये FRC लगाया जा रहा है, जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है। उसके अलावा खबर ये भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी जाएंगे, आज खुद इंतजाम का जायजा लेंगे। आप एक अहम तरीन पड़ाव पर हैं, यानी बालतल वाला जो गांधरबल से होते हुए जाता है रास्ता, क्या कुछ तैयारियां हैं रास्ते की और क्या ट्रैक मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया, कोई इतला आपके पास? बिल्कुल गवर, जो अमरनाथ बालटल ट्रैक का है, बिल्कुल वो 15 दिन पहले ही जो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो उसका स्नो क्लियरेंस था वो कंप्लीट है, या बाकी सारे जो उसके वाल्स है, बाकी चीजें हैं। लेकिन चंद दिनों पहले जो एक मौसम खराब हुआ था, तो एक जगह पे संगम टॉप पे उनको एक लैंडस्लाइड भी आई थी, वो भी अब क्लियर है। आपने देखा कल ही डायरेक्टर जनरल BRO जो J&K UT के चीफ मिनिस्टर से भी मिले, वो भी इसलिए यहाँ पे आए हैं। जो प्रोजेक्ट कश्मीर बीकन है, उसके चीफ इंजीनियर जो इस ट्रैक को मॉनिटर करता है दोनों साइड से, चाहे आप पहलगाम की बात करो या यहाँ पे बात करो। यहाँ पे मैं थोड़ा ज़मीनन एक बात चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि आपने जो 12 जून को कहा था कि LG साहब जाएंगे बालटल रूट से, जो वहां पे एक आला सतह की मीटिंग हुई, कि वो कल 11 जून को है, क्योंकि कल ही उनको शायद अमरनाथ ट्रैक, क्योंकि सिक्योरिटी के मामला होते हैं, शायद हमारा सोर्स जो कहता है कल LG साहब बालटल रूट में बेस कैंप बालटल में एक आला सतह मीटिंग, जिसमें फौज, CRPF, सूबाई इंतजामिया, एक आला सतह की मीटिंग होगी। उसके बाद शायद ट्रैक का भी विजिट होगा LG साहब की तरफ से। और चंद 2-3 दिन पहले जो LG साहब ने एक राजभवन में एक आला सतह मीटिंग ली थी, जिसमें ग्राउंड लेवल के BRO के अफसरान थे या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान थे, गांधरबल SP था, अनंतनाग SP था, और उसमें बाकायदा तो डिटेल जो मीटिंग ली गई, उसी का कल उसका बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी, तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो दो खबरें आपके सामने एक साथ यात्रा के हवाले से। एक तो मुश्तबे अफराद की शनाख्त दौरान यात्रा अगर करनी हो तो वो जो RFID कार्ड जिसको आप कहते थे उसको रिप्लेस किया गया है। पहलगाम रोड पर भी चेहरे की शनाख्त वाला ये जो नया सिस्टम है वो नस्ब कर दिया गया। दूसरा, बालतल ट्रैक पर जो सेंट्रल कश्मीर वाला रास्ता है जहां से यात्रियों की बड़ी तादाद जो श्रीनगर से होते हुए जाएगी, वहां तैयारियां क्या, इंतजामात का जायजा लेने के लिए अब इतलात यह हैं कि 12 के बजाय 11 यानी कल
11 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर काला सती मीटिंग में इकदाम का जायजा लेंगे। दूसरी तरफ पहले ही श्राइन बोर्ड और जिम्मेदारान के साथ वो इस सिलसिले में एक मीटिंग कर चुके हैं। इधर एक और बड़ा फैसला जो है मरकजी हुकूमत लेने जा रही है। पहलगाम हमले के बाद बैक टू बैक कई बड़े डिसीजंस हुए हैं, कई बड़े फैसले हुए हैं और इन सब के बीच में एक और फैसला आइंदा दिनों में मुतवक्के है जिस हवाले से पेशरफ्त हुई है। आप सब जानते हैं बैक टू बैक सरहदी इलाकों के अंदर, शहरों के अंदर, उन इलाकों में जहां हिफाजती इंतजामात या इकदामात की ज़रूरत ज़्यादा थी, मरकजी वजारत दाखिला ने कुछ बड़े फैसले लिए। अब खबर यह है कि मरकजी वजारत दाखिला होम गार्ड्स की बहाली पर गौर कर रही है। ये वही होम गार्ड्स हैं जो गुज़श्ता 50 बरसों के दौरान कई तब्दीलियों से गुजरे हैं। 1965 की जंग के दौरान और उसके बाद कई बड़े ऑपरेशंस में भी इनकी मदद मुसलसल हासिल की जाती रही। और अब खबर यह है कि सिविल डिफेंस को मजबूत करने पर जब भारत सरकार या वजारत दाखिला गौर कर रही है तो होम गार्ड्स को भी नए सिरे से जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कुल मिलाकर मौजूदा वक्त में नई बटालियन बन सकती है और इस वक्त 15 जो बॉर्डर विंग्स हैं होम गार्ड्स की, वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम कर रही हैं, तैनात कर हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि पुलिस के साथ, बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ वजारत दाखिला ने माजी में इनको कई जिम्मेदारियां दी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी अलग से होम गार्ड्स की जो बटालियंस थी या अभी तक ये जो बटालियंस हैं ज़्यादा पंजाब के अंदर है, फिर राजस्थान के अंदर है, गुजरात के अंदर, मेघालय के अंदर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल के अंदर है। और अब इसी तरीके का तर्ज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी बनाने की बात हो रही है ताकि इन जैसे मामला जैसे पहलगाम टेरर और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दिफाई और अस्करी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर एक सिस्टम मुतारुफ कराया है और उसी सिस्टम के तहत अब यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर भी मजीद बटालियन जो है वो बनाई जा रही हैं। इस तरीके की इतलात और ख़बर जो है वो वजारत दाखिला से इस वक्त जो है वो सामने आ रही है। चलें जी, बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात दाखिला वजीर की ही करते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि वजीर आज़म साहब का दौरा जम्मू कश्मीर मुकम्मल हुआ था और दौरा जम्मू कश्मीर के दौरान उन्होंने कुछ राहत के पैकेज का ऐलान किया था। राहत का पैकेज, राहत की रसानी उन लोगों के लिए जो सरहदों पर तैनात थे, जिनके आशियाने टूटे थे, जो बुरी तरह से मुतासर हुए थे और उन्हें इजाफी रकम देने की बात वजीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर के दौरान की थी। लेकिन रात देर गए, दाखिला वजारत ने बाज़ाब्ता तौर पर बड़ा फैसला लिया है और उस बड़े फैसले के तहत अब मजीद रकूमात दी जाएंगी और तकरीबन 25 करोड़ रुपया कंपनसेशन के तौर पर बॉर्डरों पर तैनात उन लोगों को दिया जाएगा, उन आशियानों को दोबारा तामीर करने के लिए दिया जाएगा जो जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक नुकसान की जद में आ चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से गुज़श्ता दिनों ये एडिशनल कंपनसेशन की बात कही गई थी, जिसके बाद इसको बाज़ाब्ता तौर पर अमली जामा रात देर गए वज़ारत दाखिला ने दे दिया है। वज़ीर आज़म ने 2 लाख रुपया इजाफी रकम उन लोगों के लिए जिनके मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, 1 लाख रुपया उस खानदान के लिए, उस घर के लिए जो जुज़वी तौर पर जिसका नुकसान हुआ है। ये रकम वो है जो रियासती हुकूमत की तरफ से दी गई है, उससे इजाफी रकम ये भी होगी। और इसी तरीके से तकरीबन 2000 घर ऐसे हैं जो ये कंपनसेशन रिसीव करेंगे जी जम्मू कश्मीर और पंजाब के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मिलेगा, चाहे वो करना हो, केरन हो, टंगनार हो या उड़ी के कुछ इलाके हो, फिर जम्मू का पुंछ रजौरी सबसे वर्स्ट हुआ, इधर से सांबा कठुआ के इलाकों के अंदर भी कुछ नुकसान हुआ है, तो उस ज़िमन में ये सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो वहाँ पर बांटा जाएगा। वज़ीर आज़म के वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद दाखिला वजारत हरकत में आई है और दाखिला वजीर अमित शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर इन मकानों को राहत पहुंचाने के हवाले से ये इजाफी रकम देने का ऐलान कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशंस और हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये वो इलाके हैं जो मुख्तलिफ हिस्से हैं जम्मू कश्मीर में, राजौरी, पुंछ, करना, टंगधार, या नॉर्थ कश्मीर से पीर पंचाल बेल्ट बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। और याद रखिएगा आज 10 मई के बाद जब सीज़ फायर हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद होगा, दोनों तरफ से इत्तफाक इस बात पर हो गया, तो आज 10 जून को जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद को 1 माह मुकम्मल हो गया है। इसी 1 महीने के दौरान कई उतार चढ़ाव, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान की तरफ से हमले और ये सारी कोशिशें या जो सारे इक़दामात हमने देखे, इस दरमियान मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर नुकसान जम्मू कश्मीर ने उठाया।
उनमें मुख्तलिफ सरहदी इलाके थे, बेल्ट थे। आज 1 महीना मुकम्मल हो गया है, थोड़ी देर में उस पर एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदों के अलावा अरकान असेंबली भी ज्वाइन करें अगर राब्ता हो सका। कम से कम मौजूदा वक्त, ये जो 1 महीने के अंदर उतार चढ़ाव या तब्दीलियां हमने देखी हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले ज़रा जमशीद मलिक के पास चलेंगे, राजौरी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जमशीद, आज 1 महीना मुकम्मल हो गया है। वो जो सरहदी इलाकों में, सरहदी बेल्ट के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल, वो जो डर और खौफ वाला माहौल, वो जो अजीब व गरीब कैफियत थी, अगर मैं ये पूछूं आज 30 दिनों के बाद उस सूरत हाल से बाहर निकलने में लोग कामयाब हुए और इंतज़ामिया या हुकूमती इदारों की जो जिम्मेदारियां थी वो निभाने में कामयाब हुए? तो ऐसी क्या सूरत हाल नजर आती है जहां ये कहा जाए कि सब कुछ फिलहाल मौजूदा वक्त में, जब आप हम सब बात कर रहे हैं, तो लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पर ठीक ठाक है? बिल्कुल, जहां तक ये कहें ठीक ठाक वो जरूर कह सकते हैं, मगर लोगों के अंदर डर, खौफ, दहशत आज भी है। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि आज 1 महीना जरूर मुकम्मल हुआ, मगर वो जख्म जरूर अभी भी हरे भरे हैं। उससे आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों अजला में, खिताए पीर पंचाल के दोनों अजला में इस शेलिंग में 906 रिहायशी घरों को नुकसान पहुंचा और 17 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 100 के करीब लोग इसमें जख्मी हुए। और वो निशान अभी भी इसी तरह देखने को मिलते हैं इस खिता के अंदर, जिससे लोगों के अंदर दहशत जैसा माहौल आज भी है। वो उसकी बड़ी वजह यह है कि शेलिंग खिताए पीर पंचाल में उस वक्त से लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिलती थी जब मुल्क की तकसीम दोनों ममालिक के दरमियान तकसीम हुई, मगर उसके बाद शहरी आबादी पर पहली बार इस तरह शेलिंग देखने को मिली, जिसके बाद वो दहशत, डर का माहौल आज भी बरकरार उसी तरह है। क्योंकि आज भी वो टूटे फूटे घरों पर जब नजर पड़ती है, वो लोग जिनके घर मुकम्मल तबाह हुए आज भी अपने आशियाना खड़े करने के लिए एक एक तिनका दोबारा जमा करना शुरू कर चुके हैं। मगर दहशत जैसा माहौल, अगर ये कहें कि लोगों के अंदर से वो दहशत निकली है, तो अभी भी नहीं निकली, क्योंकि आज भी कहीं पे भी बैठो उस इन्हीं बातों पर दोबारा चर्चा लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। क्योंकि अब जो चीजें लोगों की तरफ से, हालांकि सरकार की तरफ से जरूर नए बंकर बनाने की बातें जरूर की जा रही हैं, नए बंकरों का काम भी शुरू हो चुका है, मगर शहरी आबादी वो एक बड़ा चैलेंज जरूर है। क्योंकि घनी आबादी, शहरी आबादी, कंजेस्टेड इलाके, इन इलाकों के लोगों के लिए बंकर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर रहेगा। वो डर खौफ लोगों के अंदर जब तक हुकूमती मंसूबे पर काम होता है, जमशीद, बहुत सारे इलाकों से इतलात हैं कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी कच्चे ही सही मगर बंकरों की तामीर शुरू भी की है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? और दूसरी ये, जो लोग अपने घर बार या अपने इलाके को छोड़कर चले गए थे, क्या मुकम्मल तौर पर सरहदी इलाकों में वापसी हुई और मामूल की सरगर्मियां अब पहले की तरह चल रही हैं? आज बिल्कुल मुकम्मल तौर पर लोग जरूर वापस अपने घरों को लौट आए, क्योंकि इस बार की शेलिंग के दौरान एक चीज और जो देखने को मिली, पहले वो मैं बताता हूं, क्योंकि इससे पहले जब भी पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग की जाती थी, उसके सबसे ज्यादा निशाना बनते थे लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के लोग। मगर इस बार लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाके जो बिल्कुल 0 किलोमीटर है, इन इलाकों में बहुत ज्यादा कम नुकसान देखने को मिला, बल्कि शहरी आबादी और शहरों के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। दूसरी तरफ जहां तक अपनी मदद आपके तहत बंकरों की खबरें आ रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग कच्चे ही सही मगर अपने बंकर घरों के नजदीक जरूर बनाना शुरू कर चुके हैं। मगर दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी अब इन इलाकों में बंकर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। कई हद तक हमने देखा सर्वे कई जगह और कई जगह काम भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा शहरों के अंदर भी इंतजामिया के लोग पहुंचे हुए थे, वो भी कुछ ऐसे इलाके आइडेंटिफाई कर रहे थे जहां बंकर बनाए जाए। मगर वही चीज जो मैं बार बार पहले भी कही कि बड़ा सवाल यही रहेगा कि शहर के अंदर घनी आबादी और घनी आबादी के अंदर ऐसी जगह मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक, हमारे साथ राजौरी से आप रहे, तफसीलात फराहम की। 1 माह जब मुकम्मल हुआ है तो जरा चीज़ों को और समझेंगे। मुजफ्फर खान साहब हमारे साथ हैं, रुकन असेंबली हैं, थाना मंडी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मुसलसल सरहदी इलाकों में जो सूरत हाल रही है उस पर नजर रही है। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद एडवोकेट मुजफ्फर साहब। क्या सूरत हाल इस वक्त आप जिसका आप मुशाहिदा कर पा रहे हैं सरहदी इलाकों में, कितने हालात बेहतर पहले के मुकाबले? और ये जो 1 महीने के अंदर उतार चढ़ाव और कशीदगी हमने देखी, इस दरमियान जो नुकसान हुआ है, ओवरऑल शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जहाँ तक बात है, सरकारी सतह पर इक़दामात हो, मकामी सतह पर इक़दामात हो, ये जो कोशिशें, ये इक़दामात हुए, कितनी सही साबित हुई? और क्या सूरत हाल इस वक्त, पर्टिकुलरली चूँकि आप भी उस बेल्ट से आते हैं जहाँ हद मुतारका बिल्कुल चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मेरी कंस्टिट्यूंसी जो है जिससे मैं इलेक्ट हुआ हूँ, वो ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द कंस्टिट्यूंसी जो है वो बॉर्डर एरिया में आती है। और मैंने ग्राउंड जीरो पे जाकर जब देखा
तो पहली बात तो ये है कि इससे पहले जितने भी बंकर बने थे वो या तो इनकम्प्लीट थे, उनके छत नहीं थे, या बहुत ही सब स्टैंडर्ड थे। और लोगों में खौफ व हरास अभी तक भी आप महसूस कर सकते हैं। नुकसान का तखमीना लगाना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उस इलाके में कोई भी घर बचा हो जिसको थोड़ा बहुत नुकसान न हुआ हो। कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है जी। और जो अमाउंट इन्होंने रखा है कि हम प्रोवाइड करेंगे वो बहुत ही कम है। जिस तरह आप अगर शहरी इलाका लेंगे तो जिसका मकान शहर की घनी बस्ती के अंदर, घनी आबादी के अंदर अगर नुकसान हुआ है तो उसका मटेरियल इवैक्यूएट करने के लिए भी वो पैसा पूरा नहीं होगा, बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो उसके लिए एक स्पेशल पैकेज की जरूरत है। और इन फ्यूचर अगर कोई मतलब बंकर बनाने भी हैं तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल किया जाए। अभी तक तो बंकर नए कोई स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ उन्हें सर्वे किया है कि कितनी जरूरत है। जरूरत तो अगर देखा जाए तो हर घर के नजदीक एक बंकर की जरूरत है, छोटा बंकर ही हो लेकिन जहां वो अपना सर छुपा सके। लेकिन ये जो सर्वे कर रहे हैं ये कहते हैं ये कम्युनिटी बंकर, तो कम्युनिटी हिली एरिया में जहां स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, वहाँ क्लस्टर पॉपुलेशन हमारे एरिया में होती नहीं है। वहाँ पॉपुलेशन जितनी भी है वो दूर दूर है। तो वो लोग जब शुरू होती, जब गोलाबारी स्टार्ट होती है तो वो लोग दौड़ के वहां पहुंचने में ही 1 घंटा लग जाएगा। तो रास्ते में वो पहली तो बात यह कि सेफ नहीं है उनके लिए जाना, वो कभी जा ही नहीं पाएंगे वहां। तो वो इंडिविजुअल बंकर अगर हर घर के साथ, हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं, जिस तरह जमशेद जी कह रहे थे कि लोगों ने अपने तौर पर खंड के, उनको हम बंकर तो नहीं कह सकते पर खंडक कह सकते हैं कि गड्ढे मारे हैं अपने तौर पर अपने घरों के पास छुपने। मुजफ्फर खान साहब, अभी तो मरकजी हुकूमत ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि मजीद बंकर्स बनाए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब लोग खुद खंदक खोद रहे हैं अपनी जान और माल को बचाने के लिए, अपनी आसपास के लोगों को बचाने के लिए। रियासती इंतज़ामिया या रियासती हुकूमत की जब हम बात करते हैं, हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला वहाँ चले गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब दौरा लगाते रहे, तो उस बीच अभी सूरत हाल क्या कुछ है? क्या कुछ आपको नज़र आ रहा है कि कुछ कंक्रीट रियासती इंतज़ामिया, रियासती हुकूमत की तरफ से भी हो रही है? देखिए, अभी तक तो ऑन ग्राउंड कुछ उसका इफेक्ट हुआ नहीं। ठीक है, उमर साहब भी गए, उन्होंने जाकर लोगों की हौसला अफजाई भी की, लोगों के जाने से एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी बहुत हरकत में आई, लेकिन अभी तक उसका ये कहें कि स्टार्ट हो गया है कुछ ऐसा नहीं है। प्लानिंग चल रही है, सर्वे हो रहा है। अब वो जब बनेंगे, तैयार होंगे या स्टार्ट होंगे तो तभी हम कह सकते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा है। फिलहाल तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इमीडिएट जो रिक्वायर्ड जो रिलीफ था वो भी मुझे नहीं लगता है कि डिस्पर्स हुआ है। कुछ लोगों को उन्होंने किया है, लेकिन जो अमाउंट की है, भाई जिसका 50 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का मकान टूटा है, उसको आप 20-30 हज़ार दे रहे हो या 50 हज़ार दे रहे हो तो वो कोई माना नहीं रखता है। वो तो मजाक हो गया उन लोगों के साथ। तो इसके लिए एक स्पेशल पैकेज की जरूरत है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ, नुकसान कोई लोगों की गलती से तो हुआ नहीं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। जिन्होंने ये जंग स्टार्ट की या जिन पर ये जंग थोपी गई, वो या अक्रॉस दी बॉर्डर आप इल्जाम दे सकते हैं या यहाँ की सरकार को। लोगों पर तो कोई इसका इल्जाम दे नहीं सकता है कि इसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब बता रहे थे, चूंकि सरहदी बेल्ट से आते हैं, जरा इस पर मजीद बात कर लेते हैं फटाफट से। एजाज अहमद जान साहब भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं और रुकन असेंबली हैं पूंछ हवेली से, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में से एक और सबसे ज़्यादा इंसानी जानों का भी ज़िया हुआ है। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सलाम जेके में वक्त देने के लिए। इस वक्त की जो एग्जैक्टली सिचुएशन है, 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, सीज फायर पर अमल दरामद हो रहा है, खामोशी तो सरहदों पर है, लेकिन वो जो गैर यकीनी सूरत हाल, वो बेचैनी, वो डर और खौफ का माहौल, वो जब लोगों से हम बात करते हैं तो आज भी मौजूद है। ऐसे में जो इंतज़ामिया की, अथॉरिटीज़ की, अवामी नुमाइंदों की, आपकी, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां हैं, वो किस हिसाब से निभाई जा रही हैं? कम से कम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और उस डर और खौफ के माहौल से बाहर निकल सके। ओवरऑल सिचुएशन क्या आप देख पा रहे हैं ये जो 1 महीने के पहले और आज 1 महीना मुकम्मल होने के बाद? देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि शेलिंग जब से बंद हुई है, बॉर्डर्स तो बिल्कुल शांत हैं और लोगों को जो है अभी उतना डर नहीं रहा। लेकिन जो बॉर्डर के साथ स्कूल्स हैं जो हमारे वहाँ पे, और जो खास करके गांव में आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ये बाकी वहाँ बच्चों में एक डर का माहौल अभी बना हुआ है जी। हम कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे खुद में अभी भी
अपना एक दूर दराज का एरिया है हमारा दलान का, जो बिल्कुल जीरो लाइन पे है। अभी मैं वहाँ पे हूँ, हम यहाँ पे भी विजिट कर रहे हैं, जो बच्चों में जा रहा हूँ। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से ज्यादा जो मैं इंटरेक्शन है वो मैं कर रहा हूँ बच्चों के साथ। मैं खड़ी करमाड़ा के एरिया में भी जो जीरो लाइन है वहाँ पे मैं गया, प्राइमरी स्कूल में गया, बच्चों को मिला और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा बच्चों डर तो नहीं है? उन्होंने कहा, छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हमें घर के लिए थोड़ा डर है। पहली हमारी कोशिश है कि बच्चों के अंदर से ये डर निकालना है। और उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो हमारा डेली का जो काम है, मजदूरी का काम है, जिनका जो लोग काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनको हम जो है रिस्टोर कर रहे हैं अभी जो लेवल पे, ताकि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। और पुंछ शहर की मैं बात करूं, अभी भी 20 से 30% लोग जो हैं वो पुंछ शहर में वापस नहीं आए हैं, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान की जो शेलिंग है वो पुंछ शहर में सिविलियन एरियाज में हुई है। तो उन लोगों से भी हम बिल्कुल जो है अपना कांटेक्ट बना रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, अब माहौल वैसा नहीं है, और वो भी आने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा उसमें वक्त लगेगा। जो खास करके एक डिमांड बंकर्स को लेके बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि हमारे जैसे आप जानते हैं राइट फ्रॉम 1947 से आज तक हर 2 साल 3 साल के बाद यहाँ माहौल खराब होता है और शेलिंग शुरू हो जाती है। हर 5 साल के बाद शेलिंग होती है, और अमूमन अगर मैं 2018 की बात करूं 5-6 लोग उससे मारे गए, उससे पहले भी अगर करूं नंबर बहुत हाई है। तो हमने ये कोशिश की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमने ये टेकअप किया है मसला, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी इसमें जो है डिटेल हम बना रहे हैं अभी के कहाँ कहाँ बंकर। अच्छा, ये जो खान साहब ये बंकर्स का स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाने का सिलसिला, ये कब तक मुकम्मल हो सकता है ये पूरा सर्वे, और कब ये काम शुरू होगा? क्योंकि ऑलमोस्ट अब 1 महीने के आसपास तो हो ही गया, उसमें अगर पहले 10-12 दिन हम निकालें जो काफ़ी पुरतनाव रहे, तो उसके बाद भी 2-3 दिन ईद के भी निकाल दिए, रेस्ट जो हमारे पास टाइम बचा था, क्या वो मुकम्मल हो गया सारा सर्वे? देखिए, सर्वे अभी हमने सिर्फ जो कंप्लीट मैं कहूँगा वो सर्वे ये किया है कि किस किस पंचायत में कितना नंबर हमें चाहिए जी, वो नंबर हमने फाइनल कर लिया है। जो एग्जैक्ट लोकेशन है, क्योंकि हमने जो यहाँ से मैंने पिछले अगर मैं अपना 30-40 साल का एक्सपीरियंस में देखूं और जो गांव के लोग हैं उनका भी एक्सपीरियंस देखूं, तो हमें 3 घरों के ऊपर एक बंकर हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल दूर दूर है। एक घर से दूसरे घर में कहीं में 500 मीटर, कहीं में 300 मीटर का डिस्टेंस है। तो उसमें हम जो बिल्कुल खान साहब बहुत शुक्रिया जनाब ज्वाइन करने के लिए। एजाज अहमद जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि दूर दूर घर है लेकिन बंकर अच्छा, तस्वीरें पुंछ की एक बार दिखाइएगा। इम्पोर्टेंट है कि खंदक बनाए जा रहे हैं, लोग अब खुद बना रहे हैं उसको आरजी तौर पर ऊपर से मिट्टी विट्टी डालकर एक बंकर। ये वाली तस्वीरें बड़ी दिलचस्प है जो सामने आ रही हैं, और ये खुद बता रही हैं कि सूरत हाल किस तरीके की है और किस तरीके से अभी लोग जो है वो अपनी तैयारियां खुद कर रहे हैं। इस तरीके के खंदक खोद कर, ज़मीन को खोद कर, तकरीबन 10 से 12 फीट का ये नीचे खंदक खोदा गया है, जिसके बाद ऊपर मिट्टी डाली गई है, ताकि अगर कभी भी पाकिस्तान की तरफ से दोबारा शेलिंग हो तो यहाँ पर एक छोटा सा रिलीफ जो है वो उन लोगों को मिल सके। चलिए जनाब, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कंट्रोल के करीब का इलाका एलओसी के आसपास, अब जब तक हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक या सर्वेज और ये सारी चीज़ें, थोड़ा वक्त लग सकता है, मगर लोगों ने खुद जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। झुलासों ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां पर लोगों ने खुद काम किया। 5-5, 8-8, 10-10 मीटर के ये जो इस तरह के बंकर्स हैं वो कच्चे ही सही मट्टी और लकड़ी से बनाने का काम शुरू हो गया। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फ़ौरन लौटेंगे। तो जब आज हम बात कर रहे हैं कि 1 महीना मुकम्मल हो गया है सीज़ फायर को, तो इस दौरान बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग और सरकारी अफसरान को भी हमने खोया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी अलग अलग मकामात पर मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए इस दुनिया से चल बसे। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको ब्रेक के उस पार बताएंगे। आपकी कॉल्स भी 9:45 पर आप कॉल करना शुरू करेंगे, और दीगर कुछ मौज़ूआत भी बैनुल-अक़वामी सतह के। ब्रेक के उस पार हमें साथ ज़रूर चलें।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। चंद मिनट हमारे पास हैं, आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में लेनी है, थोड़ी देर बाद आप कॉल करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ब्रेक पे जाने से पहले हमने खबर को बीच में रोका था और वो था कि लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस वक्त सरहदें या फिर इलाके खामोश हैं, लेकिन डर और गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। जिन 20 या इससे ज़्यादा लोगों को हमने गुज़श्ता एक माह के दौरान खोया है सरहद पार से होने वाली शेलिंग में, उनमें राजकुमार थापा भी थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं राजौरी के अंदर। और जब इनकी जान गई, जब एक शेल का एक स्प्लिंटर इनको लगा, तो उससे 24 घंटे पहले एक सरकारी मीटिंग में ये थे और उन लोगों के लिए इंतजामात का जायज़ा ले रहे थे जो सरहदी इलाकों में अपना घर बार छोड़कर वापस नीचे आए थे। ये वो क्वार्टर है जिस सरकारी क्वार्टर में वो रहते थे, ये उनकी रिहाइशगाह थी। और कल इनकी फैमिली भी इस इलाके के अंदर पहुंची। अब जो एक यहाँ हॉल था उसका नाम भी इनके नाम से रखा गया, प्लस एक मुजस्मा जिसकी नकाब कुशाई की गई, जिसका कल ही इफ्तिताह हुआ। इनकी फैमिलीज़ वहाँ पर पहुँची, इंतज़ामिया की जानिब से उनको असिस्ट किया गया। मगर एक बरस के बाद या एक महीने के बाद, माफ़ कीजिएगा, इलाके के अंदर सूरत हाल क्या है? वो गाड़ी भी वहीं पर है, वो घर भी वहीं पर है, वो सारा स्ट्रक्चर वहीं पर है, लेकिन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजकुमार थापा साहब हमारे दरमियान नहीं हैं। और इसके अलावा 2 और लोगों की मौत सेम डे हुई थी और 8, 9, 10 तारीख को होने वाली शेलिंग में सैकड़ों लोग बुरी तरह मुतासिर हुए थे सरहदी इलाकों में और शहर के अंदर भी। इस ख़ास मकाम से जहां पर एक सीनियर अफसर को हमने खोया, यहाँ नुकसान हुआ, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक ने सूरत हाल का जायज़ा लिया और ये रिपोर्ट तैयार की। आज से 1 माह कबल यानी 10 तारीख की सुबह ऐसी मनहूस सुबह थी जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार शहरी आबादी को निशाना बनाकर शेलिंग का सिलसिला शुरू किया, जिसमें सबसे पहले जान गंवाने वाले यानी ये कहें कि राजौरी की तारीख में पहला ऐसा मौका होगा किसी आम शहरी ने पाकिस्तान की शेलिंग से अपनी जान गंवाई, वो थी एडीसी राजौरी राजकुमार थापा साहब। इस वक्त हम उनके क्वार्टर पे वहीं मौजूद हैं। ये निशान आज भी उसी तरह आपको देखने को मिलेंगे और ये वो उनकी गाड़ी जो उस दिन भी हमने आपको दिखाई थी कि आज भी इसी तरह इस गाड़ी के ऊपर निशान आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वो इलाका था जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका हुआ था, क्योंकि इसके गिरदोनवा में जितने घर हैं सब घरों को नुकसान पहुंचा। और यहाँ पे एडीसी राजकुमार थापा साहब ने अपनी जान गंवाई। वो सुबह का वक्त था जब उन शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ और शेलिंग के दौरान उन्होंने अपनी जान गंवाई। और ये तारीख में पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शेलिंग से राजौरी के अंदर अपनी जान गंवाई थी। और ये वो शेल के टुकड़े आप देख सकते होंगे। नायब तहसीलदार राजौरी साहब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, वो इन टुकड़ों को देख रहे हैं, उनके हाथ में ये टुकड़े आप देख सकते होंगे। सर, आज 1 महीना हो गया राजकुमार थापा साहब को इस दुनिया से चले गए और ये वो स्प्लेंडर ने जो इस घर के अंदर लगे, कितनी कमी उनकी महसूस आज हो रही है? बहुत कमी महसूस हो रही है। पहला ये वाक़या हुआ राजौरी में, तो जब एक ऑफिसर ऐसे शेलिंग में मारा गया, सिविलियन के ऊपर जो पाकिस्तान ने अटैक किया वो ये गलत था। इंडिया ने तो कोई सिविलियन के ऊपर किया नहीं, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे हमारा एक ऑफिसर शहीद किया, वो अच्छी बात ली है हमारे लिए। आज एक महीना पूरा हो गया, बहुत कमी राजकुमार थापा साहब की। और ये स्प्लेंडर वो निशान और ये वो उनकी गाड़ी भी, एक नेक शख्सियत के आदमी थे वो। कमी तो उनकी पूरी नहीं की जा सकती है। प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे कदम उठाए जाएंगे उनकी याद के लिए, कुछ बनाने के लिए यहाँ राजौरी? प्रशासन की तरफ से फिलहाल ये बोल रहे हैं खाली रखना, फिलहाल किसी को रहने के लिए ये म्यूज़ियम बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, ऐसे ही डायरेक्शन मिल रही है, शायद कोई ऐसा ही होगा। तो इधर इसी कमरे में उनकी डेथ हुई थी स्प्लेंडर अंदर के, उसके 8-10 पार्ट वो वफात पा गए। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि उनकी गाड़ी और ये क्वार्टर जो उनका, आप इनकी हालत भी देख सकते होंगे। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि अब ये कहा जा रहा है कि इस कमरे को पूरी तरह खाली रखा जाएगा और यहाँ म्यूज़ियम बनाया जाएगा और उसके साथ यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी उनकी याद में। और उनके घर के अंदर की शीशा मैं दिखा रहा हूँ, खास करके ये रूम, जिस रूम में उनको स्प्लेंडर लगा और उनकी मौत हुई। और ये देख सकते होंगे ये वो रूम है जिसके अंदर उनको स्प्लेंडर लगा। और आप स्प्लेंडर की हालत देख सकते हैं कि जितनी ग्रिल्स लगी हुई हैं, ग्रिल्स भी टूट गई हैं।
देख सकते होंगे कि राजकुमार थापा साहब की ये ग्रिल जो लगी हुई है लोहे की, आप देख सकते हो किस तरह ये टूटी है उस वक्त उस शेलिंग के बाद। और यहाँ इस तरफ जो भी कमरे के अंदर सामान था, चेयर थी, आप सोच सकते होंगे कि उस वक्त इस कमरे के अंदर की क्या हालत रही होगी, क्योंकि इन दीवारों के बीच में भी स्प्लेंडर के निशान आपको नजर आएंगे। और इस वक्त वो इसी रूम के अंदर मौजूद थे जब पाकिस्तान की शेलिंग हुई। और शेलिंग के दौरान वो बताया जा रहा है यहाँ पर खड़े होकर फोन पर अपने अफसरान से बात कर रहे थे, हदायतें जारी कर रहे थे कि सभी रेडी रहें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से शहरी आबादी को अब निशाना बनाया जा रहा है। जिसके बाद अचानक एक स्प्लेंडर यहाँ पर लगा और इनकी मेमोरी आप देख सकते होंगे। राजकुमार थापा साहब की तस्वीरें अभी यहाँ लगी हुई हैं और सामने भी आपको देख सकते होंगे मेमोरी ऑफ मार्टिर डॉक्टर राजकुमार थापा साहब ADDC राजौरी की ये तस्वीरें आप यहाँ देख सकते होंगे। उनके घर के अंदर की मैं तस्वीरें आप आज आपको कि उस सरकारी दफ्तर की, उस स्ट्रक्चर की जहां पर एक सीनियर अफसर की मौत हुई थी। और कुल मिलाकर दोनों अजला के अंदर जो जुड़वा अजला हैं या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं 20 लोगों की मौत हुई थी। थोड़ी देर में कॉल्स की तरफ चलेंगे, कॉल्स आना शुरू हुई, आपकी कॉल्स लेंगे। लेकिन उससे पहले इस सारी सूरत हाल के बाद ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो बहुत सारे डेलीगेशंस बैरून मुल्क गए। भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ एक वाज़ेह पॉलिसी और ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक दुनिया भर को ब्रीफ किया गया। 33 से मुख्तलिफ ममालिक में 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा थे वो इन डेलीगेशंस का हिस्सा थे। ये डेलीगेशंस अब वापस वतन लौट चुके हैं। लेकिन आज शाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इशाइया की तकरीब में इन तमाम लोगों को मदऊ किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये वफूद जब वापस लौटे हैं तो शाम होते होते इन डेलीगेशंस की मुलाकात, जो भी लोग डेलीगेशंस में थे, चाहे वो हिज़्ब इख्तिदार से थे, हिज़्ब इख्तिलाफ से थे, सब की मुलाकात आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी से होनी है। शाम का वक्त है जब आप वज़ीर-ए-आज़म के साथ इन तमाम लोगों को देखेंगे। और आप सब जानते हैं शशि थरूर कांग्रेस के सीनियर लीडर, हुकूमत की जानिब से कई जो मेंबर पार्लियामेंटेरियंस थे जिनमें ख़वातीन MPs भी थी और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी एक ग्रुप का हिस्सा थे। ये तमाम लोग जो मुलाकात न सिर्फ बैरून ममालिक में डेलीगेशन से की बल्कि दुनिया भर के 33 मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ऑपरेशन सिंदूर और भारत सरकार की मौजूदा हिकमत अमली, इंडस वाटर ट्रीटी और ये जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1 से 1.5 महीने चला, इस सारी सूरत हाल पर दुनिया भर के अंदर ब्रीफ किया गया। ये तमाम आला सतही डेलीगेशंस में शामिल लोग आज शाम एक मंच पर नजर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से डिनर रखा गया और इतलात हैं कि कांग्रेस, DMK और NCP समेत दीगर अहम जो सियासी जमातें हैं उनके लीडरान, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद भी जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला शामिल हैं, डेलीगेशन के वज़ीर आला शामिल हैं, डेलीगेशन का चूँकि हिस्सा थे, ये तमाम लोग आज इस तकरीब का हिस्सा होंगे। शाम 4 बजे के बाद ये मुलाकात दारुल हुकूमत दिल्ली में होंगी और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इन तमाम लोगों को मदऊ किया गया है। चलिए कॉलर्स की तरफ चलेंगे। वक्त यहाँ पर खबरों को रोकने का है, आप लोगों की बात भी सुननी है। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप कॉल करना शुरू करें और मुख्तलिफ इलाकों से आप हमें ज्वाइन करना शुरू हुए हैं। जो लोग भी ज्वाइन करेंगे, कॉल करेंगे, टीवी की आवाज़ पहले से बंद कर लें। फर्स्ट कॉल लाइन पर है। हेलो ECG टेस्ट बाकी चीज सोनोग्राफी सटा शुक्रिया खुशहाल सर चुवारिया बोर्ड अलाक और मे उम्मीद कि तुहद MLA सब आसन ज़रूरी कत तुज बोजान और वजीर सेहत ते थवनो कुन जोन के ये मामले गो शाहरुख हल सब्दुन। एक और कॉलर। हेलो गवर्नर साहब, हाजी साहब आदाब। जी वालेकुम सलाम, आदाब सर। जनाब राकेश कौल बोल रहा हूँ जम्मू से। जी राकेश साहब, बिल्कुल मेरी तरफ से आज पूरा खराज अकीदत और श्रद्धांजलि। आज 1 महीना हुआ जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर अपनी जाने दी है। आज कल आपने अभी ये बोला था कि इसका जो SSRB का एडवर्टीजमेंट आया है, बिल्कुल बात सही है। उसमें कैटेगरीज है, कैटेगरीज में 10 नंबर की एक कैटेगरी है, वो इन सर्विस टीचर्स की भी वही 40 उम्र रखी है और जनरल की भी रखी है। अब इन सर्विस टीचर कैटेगरी में भी हो सकता है, SC भी हो सकता है, OBC भी हो सकता है, या वो कैटेगरी रखनी ही नहीं चाहिए थी। अगर वो रखी है तो फिर जनरल के साथ 40 पर वो जो उन्होंने 40 का एज दिया वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो किस हिसाब से उन्होंने बनाया है। आप भी अगर देखेंगे, आप उस एडवर्टीजमेंट का आप ध्यान से देखिएगा, वो एक ऐसा मसला है, मतलब हैरान होते हैं। अगर आपने उस चीज को 10वीं वाली कैटेगरी को डाला तो डाला किस में आपने उसको?
अगर जनरल पे डाला, जनरल को भी 40 दिया है आपने, तो इन सर्विस या कंट्रैक्चर वाले को भी 40 दिया है। अब ऐसे उसमें अब आपके पास ओबीसी भी आएगा, आरबीए भी आएगा, एसटी भी आएगा, एसटी भी आएगा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। यही आपकी बात ताकि बहुत शुक्रिया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। लेट अस होप सो कि कोई क्लियरिफिकेशन वहां से भी है और ये मामला जरूर हुकूमत की नोटिस तक पहुंचाया जाएगा ताकि क्लियरेंस हो और ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बस मोहम्मद शफी ये डाउन टाउन श्रीनगर पे जी शफी साहब। हजरत अम स्कूल वो वन बचन यूनिफॉर्म अहन सो बनान कह मतलब 2-3 तम डिजिग्नेटेड दुकान तिम निशन पे ये सात वो तौर गसान जहाज 100 जहाज 100 जहाज 12 वजन वो मार्केट वैल्यू तमें हार्डली 300-400 मगर अत यह कत गसान या स्कूल वाल वन तुम थो यह बनवित अत गन फादर तम स्टेक होल्डर तम समान अकि जाए पे कर रेट अत मुकर अत मन गोस डायरेक्टर अत मन गोस स्कूल प्रिंसिपल तह पे जुलम अत पे बोड़ बार माफिया श्रीनगर तुज कत सही किताबन हंद रंग तह परेशानी, वर्दियन हंद रंग परेशानी, फीस के रंग परेशानी, बाकियन मामलातन अंदर तह परेशानी, लेकिन जो तम वर्दियन मामल यह गोस ओपन आसन जनाब यह वर्दी ये खोज गसी गस अनु तो बनयू या थमुत अत से रेट, लेकिन यह नेक्सस यह बड़ खतरनाक नेक्सस अत कुछ रेट कर मुकर कित पे रेट कर मुकर कपुर कुछ अनान यह पज पे मामल यथ हुकूमती इदारन पज संजीदगी सान नुन, लेकिन खुदा जान कि तिहज नजर क्या ओकुन गसान ये सासवाद लुक अत जुड़ित अत मामलस पे कत करान सोशल मीडिया पे कत करान और कई बार मैं याद कि वजीर तलीम वनो कि मेन नोटिस मज अनान और इथे पे नोटिस अंदर पे कार्रवाई करें। मे उम्मीद कि तलीम हिंद सरबराह डायरेक्टर तम काफ़ी मेहनत करान, तम दिन ओकुन जोन और वुचन यह नेक्सस कित पे गि खत्म और आवामस आम मालिस मज कित पे मिल राहत। एक और कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अर्ज जनाब तुम ये सीनियर सिटीजन फंड निवान रोपये 100 तरान अहन ब्रिकस में जनाब कुछ रेत 2 रेत कुछ रेत 1 तारीख दवा फल अना टाइम रोजान दवा अन तो कत अनो पे यह मतलब कह डिसिप्लिन ना अगर 10वीं त्रावन तो 10वीं गोस, अगर 12वीं त्रावन तो 12वीं गोस। चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत। पेंशन के मामले ने वो वजीफा जो छोटी सी एक रकम हम कुछ लोगों को देते हैं सोशल अभी बढ़ाने वाली बात तो दूर, ये पहले जो था नहीं आ रहा वो है, भी बड़ा नहीं सवाल है। है। एक और कॉलर है जी। हेलो, कौन सब कहां से नाम बताइएगा? हेलो, चलिए नेक्स्ट कॉलर दे दीजिएगा। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, किसी एक पर भी कॉल करें। हेलो हेलो, चलिए कॉलर्स जब तक ज्वाइन करेंगे दोबारा आपके पास चलेंगे, चंद मिनट हमारे पास हैं, लेकिन इससे पहले कॉलर्स चलिए नेक्स्ट कॉलर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कॉल आ गई है। हेलो हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। अर्ज मार्क्स शकील अहमद नूरबाग पे जी शकील साहब। घर अर्ज मे करो पति फिर अर्ज की जो हून ना आवार हून अहन सठा पसर निमो होने वो पेवान नबर तह नीर 2 4 5 जख्मी कर मेहरबानी कर क्या सड़ा शुक्रिया कॉल करने वापस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो आवारा कुत्तों की भरमार है, चौकों पर चाहे शहराओं पर गलियों में, बड़ा मुश्किल है। गाड़ी में भी डर लगता है सफ़र करते हुए, और जो लोग साइकिल स्कूटर या पैदल चलते हैं या सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं उनकी सूरत हाल भी जब हम देखते हैं तो बड़ा तशवीश होता है। लेकिन हुकूमती इदारों से ही एक बार फिर मुल्तमिस कि जनाब ये मामला बड़ा संगीन बन रहा है हर दिन,
और गुज़श्ता दिनों हमने एक रिपोर्ट भी आपके सामने रखी थी कि किस तरीके से ये जो आवारा कुत्ते सड़कों पर जब ये काटते हैं और फिर कितने केसेस हुए हैं, किस तरीके से हालात हुए, कुछ लोगों की मौत भी इसमें हुई थी। लेकिन फिर भी हुकूमती इदारे इस पर कोई संजीदा नहीं है, ना हुकूमती इदारे संजीदा और ना ही अदालत उज़्मा इस पर कोई बीच का रास्ता लेकर कोई रिलीफ देती है आम लोगों को, वो भी अभी तक नज़र आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी एक और कॉलर दे दीजिएगा जी, लास्ट 2 कॉल से आज के प्रोग्राम के ले लेते हैं जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर सोपोर पे अर्ज करा जी सर एस जेके बैंक लोन अख कोड़मत सरी कड़ान कंजप्शन लोन क्लास 4 मुलाजिम तो अस कोतर 3 किस्त चटान सर अगर मतलब ओवर ड्यू अगर गया ठीक ब्या गो अके रेत 2 किस्त पत ती पोज बचान तम सर घर चलावान पत मैनसी रोज बे अकाउंट पे चलाओ सर घर। तो ये मामले बिल्कुल जेन्युइन और यह पत्मो कैसो दो पर जबरदस्त शिकायत कि अक्सी रेतस में 2 लट किस्त छान यह मामलो जम्मू कश्मीर बैंक के जिम्मेदारन ताम अन्ना तमो ना करो वो ये स्ट्रीम लाइन गो कहें ईद पत मुसलसल शिकायत कि बैंक अके लट कह 2-3 लट चटान और बैंक तरफ वनुक ताम वजाहती नोट आमुत कि क्या ये पोस गसा वह एडजस्ट आयंद गना क्या गसा जरूर अख बयान और चेयरमैन साहबन दुतमुत कि यह सा यह वुचन क्या गो ये टेक्निकल एरर गोस गन कह हसास मामल बैंक सोन असास कशरन जम्मू कश्मीर के लूकन असास अत मे कहीं शक बैंक कर्ज दिवान सह गस टाइमस पे वापस लेकिन अकोई किस्त अगर 2-3 लट छेन या टेक्निकल एरर या जानबूझ कर यम कि अवाम दरपेश मुश्किल अंदर मे उम्मीद कि यम जिम्मेदार जोनल ऑफिसन अंदर बिहत हेड ऑफिस अंदर बिहत तिम दिन नजर और वुचन सारिफिन क्या परेशान और इस पर चेयरमैन साहब जरा इस बैंक के और ज़रा दोबारा देखे क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा था उनका एक स्टेटमेंट आया था कि वो विल लुक ऑन इट, लेकिन लुक जनाब क्या करेंगे उसके बाद ये शिकायतें कंटिन्यूसली आ रही हैं। लास्ट कॉल दे दीजिएगा जी प्रोग्राम के। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मे गो 2-3 रेट अर्ज जनाब बहुत निशात पे अब्दुल रशीद अहन मे उम्र तकरीबन 70 पार अहन यह रोपये 100,000 मिलान सीनियर सिटीजन फंड अहन दवा फलो खतर मगर अत रेगुलरिटी कुछ रेत 10वीं तारीख कुछ रेत 15वीं तारीख कुछ रेत मतलब अह हिसाबा रोजान जनाब टाइमा गोस रोजन सर यम तारीख तारीख ताकि थो दस सू टाइम दवा अन अस गोस पर पे कह। ये दूसरी कॉल आई है 5 मिनट के दौरान। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने बाबत। बहुत शुक्रिया जी आप सबकी कॉल्स का हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलाम जेके में बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ियां आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रही हैं, लेकिन दिन भर गुलिस्तान न्यूज़ पर जेके 24/7 न्यूज़ पर खबरों तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। डिबेट्स, डिस्कशंस, प्रोग्राम या कार्यक्रम जारी रहेंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने और सुनने के अलावा डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहिएगा। इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम सबको इजाज़त दीजिएगा।